हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 81। हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए झज्जर, ऑप्शन नंबर बी पलवल, ऑप्शन नंबर सी रोहतक, ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसका पूर्व नाम गुड़गांव था, हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला और शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। यह हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। 2016 में हरियाणा सरकार ने इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम किया। यह नाम परिवर्तन महाभारत काल से जुड़ा है, जब यह भूमि गुरु द्रोणाचार्य को उपहार स्वरूप दी गई थी। गुरुग्राम आज भारत का एक बड़ा औद्योगिक, वाणिज्यिक और सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र बन चुका है। यहाँ यहाँ अनेक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय, आईटी फर्म्स, बीपीओ और स्टार्टअप कार्यरत हैं। इसे भारत की मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम में मेट्रो, हाईवे, हवाई अड्डे की निकटता और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण यह तेजी से विकसित हुआ है। शहर में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, साइबर हब, एमजी रोड मॉल्स और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जैसे प्रमुख स्थल भी हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरुग्राम में अनेक नामी संस्थान हैं। यह जिला हरियाणा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 82। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडा, ऑप्शन नंबर बी चित्रम, ऑप्शन नंबर सी देवराला, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नवोदय विद्यालय जवाहरलाल नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय प्रणाली है, जिसे ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई थी और इसका संचालन नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस द्वारा किया जाता है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अब ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। ये विद्यालय 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करते हैं और यहाँ पढ़ाई, रहना, खाना और अन्य सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क होती है। प्रवेश 6वीं कक्षा में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जो एक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा है। नवोदय विद्यालयों में विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, भाषा और खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छात्रों को समग्र विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। इन विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के होनहार छात्रों को शहरी छात्रों के समक्ष अवसर प्रदान करना है। नवोदय विद्यालय देश में शिक्षा की समानता और गुणवत्ता की दिशा में एक सफल प्रयोग माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा हरिदास, ऑप्शन नंबर बी नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी बनारसी दास, ऑप्शन नंबर डी वीरभान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरोत्तम दास। हरियाणा की भूमि प्राचीन काल से ही वीरता, भक्ति और साहित्यिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ अनेक संतों और कवियों ने जन्म लिया, जिन्होंने समाज को आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक दिशा प्रदान की। महात्मा हरिदास हरियाणा के प्रसिद्ध संत कवि थे। वे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों की रचना करते थे। बनारसी दास 17वीं शताब्दी के एक जैन कवि थे, जिनका संबंध हिसार क्षेत्र से माना जाता है। उनकी आत्मकथा अर्धकथानायक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है।
वीरभान हरियाणा के एक संत कवि थे जिन्होंने समाज में भक्ति और नैतिकता के संदेश को फैलाया। उनकी रचनाओं में लोक भाषा और सामाजिक सरोकारों की झलक मिलती है। नरोत्तम दास हालांकि भक्ति काल के प्रमुख कवि थे, लेकिन उनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, न कि हरियाणा से। वे मूल वे तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं और रुक्मिणी मंगल जैसे ग्रंथों के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 84, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए 18 अगस्त 1930, ऑप्शन नंबर बी 28 दिसंबर 1935, ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1936, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 दिसंबर 1935। 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। यह आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी और 1935 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए, इसलिए यह वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक था, जिसे स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। और हालांकि हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था, लेकिन इससे पूर्व भी यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाता रहा। 1935 में जब कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई, तब हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा था। उस समय रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। स्वर्ण जयंती के इस आयोजन के माध्यम से कांग्रेस ने न केवल अपनी संगठनात्मक शक्ति को दर्शाया, बल्कि जनता को स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक भी किया। यह आयोजन हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे इस क्षेत्र में कांग्रेस की जड़ें और मजबूत हुई। प्रश्न नंबर 85, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 5 जनवरी 1919, ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 1920, ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल 1921। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे दिल्ली जा रहे थे। उस समय देश में रोलेट एक्ट के खिलाफ जन आंदोलन चल रहा था, जिसे गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी रोलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी सत्याग्रह अभियान शुरू कर चुके थे और अमृतसर में हिंसा की आशंका के कारण वे वहां शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को गांधी जी की उपस्थिति से आंदोलन और तेज होने का डर था, इसलिए उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तारी के बाद बॉम्बे यानी कि मुंबई भेजा गया, जहां उन्हें कुछ समय नजरबंद रखा गया। पलवल की यह ऐतिहासिक घटना हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। आज भी पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी संग्रहालय स्थित है, जो उनकी गिरफ्तारी की स्मृति को संरक्षित किए हुए है। प्रश्न नंबर 86, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी जींद, ऑप्शन नंबर डी पानीपत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पानीपत। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1517 से 1526 तक शासन किया। वह अपने पिता सिकंदर लोदी के निधन के बाद गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोदी एक सशक्त लेकिन क्रूर और अहंकारी शासक माना जाता था। उसने अपने शासनकाल में कई अफगान अमीरों और दरबारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उसके खिलाफ असंतोष बढ़ गया। इब्राहिम लोदी का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना से जुड़ा कार्य 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी का सामना बाबर से हुआ, जो काबुल से भारत पर आक्रमण करने आया था। बाबर ने अपनी छोटी लेकिन
संगठित सेना और तोपखाने के बल पर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इसके साथ ही दिल्ली की सल्तनत में लोदी वंश का अंत और मुगल वंश का आरंभ हुआ। इब्राहिम लोदी की मृत्यु 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई में हुई। वह एकमात्र लोदी शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी कब्र हरियाणा के पानीपत में स्थित है, जो आज भी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 87, पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1526, ऑप्शन नंबर बी 1527, ऑप्शन नंबर सी 1530, ऑप्शन नंबर डी 1533। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युद्ध था, जो कि इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक, और बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक, के बीच हुआ। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में लड़ा गया। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया। इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली सल्तनत पर था, लेकिन उसके खिलाफ उसके ही दरबारियों और अफगान सरदारों में असंतोष था। बाबर ने काबुल, अफगानिस्तान से आकर भारत में अपने साम्राज्य की नींव रखने का फैसला किया। बाबर ने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया था, जिसमें आधुनिक युद्ध तकनीकों जैसे तोपों और घेराबंदी के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। बाबर की सेना की संख्या इब्राहिम की सेना से कहीं कम थी, लेकिन बाबर के रणनीतिक कौशल और तोपों के प्रयोग से उसे युद्ध में सफलता दिलाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की विशाल अफगान सेना बाबर के हाथों बुरी तरह हार गई। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि पर मारा गया और इसके साथ ही दिल्ली की सल्तनत पर लोदी वंश समाप्त हुआ। बाबर की विजय ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाले कई दशकों तक प्रभावशाली रहेगा। प्रश्न नंबर 88, पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर सन 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए काला अम्ब, ऑप्शन नंबर बी बापोली, ऑप्शन नंबर सी इसराना, ऑप्शन नंबर डी समालखा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काला अम्ब। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत, हरियाणा में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें मराठों और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष हुआ। इस युद्ध ने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला और मराठा साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के शाह थे, भारत में आक्रमण करने के बाद दिल्ली की सल्तनत से प्रभावित क्षेत्रों को पुनः कब्जाने पर प्रयास कर रहे थे। मराठा साम्राज्य, जो उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल था, अब्दाली के खिलाफ खड़ा हुआ। मराठों ने उसे भारत से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को पठान सरदारों और अफगान बलों का समर्थन था। यह युद्ध अत्यधिक रक्तपात और विनाशकारी था। अंत में अब्दाली की सेना ने मराठा सेना को पराजित किया।
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य की शक्ति बहुत हद तक कमजोर हो गई और भारतीय राजनीति में एक खालिस्तान बना, जिससे अंग्रेजों को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत में शक्तियों के संतुलन को बदल दिया। प्रश्न नंबर 89, सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी अंबाला, ऑप्शन नंबर सी पानीपत, ऑप्शन नंबर डी रोहतक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पानीपत। सलारगंज गेट हरियाणा के पानीपत नगर में स्थित है। यह पानीपत शहर का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गेट है, जो कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सलारगंज गेट का नाम सलारगंज, जो एक प्रमुख सैन्य अधिकारी था, के नाम पर रखा गया। यह गेट पानीपत शहर के पुराने किले का हिस्सा था और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानीपत को भारत का समर नगर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 प्रमुख युद्ध हुए थे, जो भारतीय इतिहास में अहम भूमिका निभाते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। इन युद्धों के प्रभाव से सलारगंज गेट और पानीपत शहर का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। आजकल सलारगंज गेट एक पर्यटक आकर्षण स्थल के रूप में जाना जाता है और पानीपत के ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाने वाला एक प्रमुख प्रतीक बन गया है। प्रश्न नंबर 90, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होडल, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी पलवल, ऑप्शन नंबर डी बल्लभगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पलवल। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा के पलवल जिले में स्थित है। यह किला मुगल सम्राट अकबर के समय के दौरान निर्माण कराया गया था और इसका इतिहास महत्वपूर्ण है। मटिया किला पलवल शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव में स्थित है, जो कि उस समय के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। किले का नाम मटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ मिट्टी होता है और इसका निर्माण मुख्य रूप से मिट्टी से हुआ है। हालांकि बाद में किले के निर्माण में पत्थर और अन्य सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया गया। यह किला अपनी सामरिक और प्रशासनिक संरचना के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ से मुगल साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित होती थी। मटिया किला एक शाही किला था, जिसमें मस्जिदें, महल और किले के अंदर जल निकासी और सुरक्षा के लिए बनाई गई प्रणालियां थी। यह किला मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। वर्तमान में मटिया किला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।